दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिलर मूवी को लेकर। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8। जैसा कि मैंने कहा कि मूवी एक मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिलर है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो एक क्रीपी सी जगह पर कल्कि से जुड़ा हुआ रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। अब यहाँ पर हमें उस आदमी की शक्ल नहीं दिखाई जाती, लेकिन उसके आसपास कई काले जादू से जुड़ी हुई चीजों को हम आराम से देख पाते हैं। अब इसमें एक काली वुडू डॉल भी शामिल होती है, जिसके ऊपर वो कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा था। हम देखते हैं कि वो उस डॉल के अंदर एक पिन चुभाता है, जिसे देखते ही अंदाजा लग जाता है कि ये कोई साधारण पूजा नहीं है, बल्कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा तंत्र मंत्र है। अब सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हम रास्ते में दो आदमियों को देखते हैं जो अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। फिर हम उनके पास एक लड़की की स्पिरिट को देख पाते हैं जो उनकी बॉडीज को घूरे जा रही थी, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद छुट्टी होने की वजह से एक एक करके सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को पिक करने आ रहे थे। लेकिन तेज बारिश होने की वजह से सभी बाहर खड़े होकर अपने अपने बच्चों का वेट कर रहे थे। अब उन्हीं पेरेंट्स में शामिल होता है एक सिंगल फादर जो अपनी बेटी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी तेज बारिश की वजह से स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिर जाता है, जिसमें दबकर उस आदमी की बेटी मारी जाती है। अब वो आदमी उसे मलबे से बाहर निकालता है और उस लाश को गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। फिर थोड़ी देर में खबर मिलते ही मीडिया वाले भी वहां आ जाते हैं और इस वाकये का लाइव टेलीकास्ट करने लगते हैं। अब दोस्तों, ये तीनों सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो कि पूरी कहानी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको आप याद रखना। तो अब चलते हैं मूवी के अगले पड़ाव पर, जहां सीन आता है इंस्पेक्टर रुद्र पर। हम देख पाते हैं कि रुद्र अपनी टीम के साथ कोर्ट प्रीमाइस में आया हुआ था, क्योंकि उसने वहां पर एक क्रिमिनल को पकड़ने का ट्रैप बिछाया हुआ था। अब रुद्र की नजर उस क्रिमिनल पर पड़ जाती है, जिसने फिलहाल एक वकील का गेटअप रखा हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन वो क्रिमिनल रुद्र की आंखों से बच नहीं पाता, जिसके बाद उसकी टीम फौरन उसे पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उस क्रिमिनल ने एक छोटी लड़की के साथ बहुत ही गलत काम किया था, जिस वजह से रुद्र का मानना था कि उस आदमी को तुरंत सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो जानता था कि उस क्रिमिनल के काफी बड़े और पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, जिनकी मदद से वो कानून के हाथ से बचकर निकल जाएगा। और ऐसा होता भी है, क्योंकि उसके पकड़े जाने के थोड़ी ही देर बाद एक पॉलिटिशियन शहर के कमिश्नर को कॉल करता है और उससे कहता है कि उस आदमी को छोड़ दो, वो अपना ही आदमी है और उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसे बेवजह फंसाया जा रहा है। तो ये सुनकर जब कमिश्नर रुद्र को उस आदमी को छोड़ने के लिए कॉल करता है, तो रुद्र पल भर में समझ जाता है कि वो कॉल किस लिए आ रहा होगा, इसलिए अब वो उस कॉल को जानबूझकर पिक नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। पर जैसे ही ये बात उस पॉलिटिशियन को पता चलती है, तो वो रुद्र से भिड़ने कुछ गुंडों को भेज देता है ताकि वो लोग उस आदमी को वहां से छुड़ा कर ला सके। लेकिन यहाँ रुद्र उल्टा उन लोगों को सबक सिखा देता है और एक एक करके उन्हें जानलेवा हमले के एवज में जान से मार देता है, ताकि उसे बाद में कोई क्लैरिफिकेशन देना ना पड़े। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद रुद्र उस क्रिमिनल का एनकाउंटर करने के लिए एक जगह पर उसे ले जाता है और फिर उसे भागने के लिए कहता है। पर वो आदमी उससे कहता है कि तुम जो कह रहे हो वो सरासर गलत है, तुम्हें पता है इसके लिए तुम्हें कितने जवाब देने होंगे और शायद नौकरी भी छोड़नी पड़े। तो रुद्र कहता है कि जो तुमने किया है वो बहुत ही बड़ा पाप है और इसकी सजा मैं तुम्हें नर्क में नहीं बल्कि यही धरती पर देना चाहता हूँ। और ये कहते हुए वो उस आदमी को शूट करके जान से मार देता है। लेकिन जैसा उस आदमी ने कहा था ठीक वैसा ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगले ही दिन रुद्र के ऊपर ह्यूमन राइट्स वाले केस कर देते हैं, जिसके बाद रुद्र को गवाही के लिए बुलाया जाता है और रुद्र यहाँ पर अपनी गवाही देता है कि वो क्रिमिनल असल में वहाँ से भाग रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन उस पर गोली चलानी पड़ी। तो कमिश्नर रुद्र से कहता है, तुम्हारी कहानी अच्छी थी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर और देर तक नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम्हारा ट्रांसफर कहीं और करवा रहा हूँ। तो इस तरह हम देखते हैं कि रुद्र का ट्रांसफर एक ऐसी जगह पर हो जाता है जहाँ पर उसके पास कोई खास काम नहीं होता, जैसे कि वो यूजलेस हो, और साथ ही इसी बीच कई दिनों तक उसे कोई केस भी नहीं दिया जाता। लेकिन फिर एक दिन रुद्र का साथी उससे कहता है कि अब तुम बड़े हो रहे हो, इसीलिए तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वो ये भी कहता है कि मैं एक लड़की को जानता हूँ जो अपने लिए लड़का ढूंढ रही है, इसलिए चाहो तो तुम उससे बात कर लो। तो
तो इस तरह अगले दिन उसका साथी उसे एक लड़की से मिलवाने के लिए एक होटल में लेकर जाता है और फिर रुद्र और उसका साथी उस लड़की का वेट कर रहे होते हैं। तभी रुद्र देखता है कि वो लड़की असल में अपने साथ एक छोटी बच्ची को लाई होती है और ये देखकर रुद्र को लगता है कि शायद ये उस लड़की की बेटी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है। और हमें यहाँ पर उस लड़की का नाम पता चलता है जो था दिव्या। खैर, तो दिव्या उससे बातों ही बातों में कहती है कि दरअसल ये उसकी नहीं बल्कि उसकी बहन की बेटी है। अब इस बीच जब वो उस बच्ची को वॉशरूम लेकर जाती है तो सेम मोमेंट पर रुद्रा को कमिश्नर का कॉल आ जाता है, जो उसे एक केस के सिलसिले में अर्जेंट अपने पास बुलाता है। इसके बाद कुछ देर रुद्र दिव्या का वेट करता है, लेकिन जब कुछ मिनट्स तक वो नहीं आती तो वो अपने साथी के साथ वहाँ से ड्यूटी के लिए निकल जाता है। लेकिन जब दिव्या वापस आती है तो देखती है कि रुद्र वहाँ पर नहीं है और ऊपर से वो बिना बिल दिए ही वहाँ से चला गया है, जिस बात से दिव्या थोड़ा ऑफेंड भी हो जाती है। उसके बाद हमें देवी शेट्टी नाम के एक एमएलए को दिखाया जाता है, जो कि जनता की नजर में उनका असली हमदर्द था, जबकि पीठ पीछे वो बहुत सारे इल्लीगल कामों में इन्वॉल्व था। हालांकि इस बीच फिर भी वो अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालता था। उसकी फैमिली में थी उसकी वाइफ, उसका एक लौता बेटा मनु, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अब सीन यहाँ से वापस मूवी की शुरुआत में जाता है, जहाँ वो आदमी शुरू में ब्लैक मैजिक कर रहा था। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो अपना रिचुअल पूरा करता है, ठीक उसी वक्त शेट्टी के घर का शीशा टूट जाता है। अब रात को शीशा टूटने की आवाज भर से शेट्टी अपनी नींद से जाग जाता है और फौरन बाहर जाकर देखता है। अब उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है, जिसे किसी ने उसके शीशे पर फेंका था। वो नोटिस करता है कि उस पत्थर के साथ एक कागज भी अंदर फेंका गया था, जिस पर कुछ लिखा हुआ है। फिर वो उसे उठाकर पढ़ने लगता है तो देखता है कि उसमें कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, पर ये देखकर उसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उन श्लोकों का मतलब नहीं जानता था। इसलिए अब वो यही सोचता है कि ये काम जनता में से किसी सिरफिरे आदमी का होगा, जिसने अपना सामाजिक मुद्दा रखने के लिए ये काम किया होगा। अब अगली सुबह दिव्या जब अपने ऑफिस जा रही होती है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है, क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। लेकिन तभी वहाँ से रुद्र भी गुजर रहा होता है, जो दिव्या को देख लेता है। अब वो हवलदार से कहता है कि वो दिव्या को जानता है, इसलिए वो उसे जाने दे। इसके बाद वो दिव्या को लेकर एक कॉफी शॉप में आता है और फिर उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे अपने सीनियर का अर्जेंट कॉल आ गया था, लेकिन जब दिव्या कुछ देर नहीं आई तो उसे वहाँ से जाना पड़ा था और जल्दबाजी में वो उस होटल का बिल पे करना भी भूल गया था। अब दिव्या उससे कहती है कि उसकी ऑनेस्टी उसे काफी अच्छी लगी, लेकिन शादी के लिए उसकी एक शर्त होती है। वो बताती है कि शादी से पहले वो दोनों दोस्त बनकर रहेंगे, ताकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सके। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों कई दिनों तक दोस्त बनकर रहते हैं और आखिर में सगाई कर लेते हैं। फिर एक दिन रुद्र को उसके एरिया का कमिश्नर अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि वो उसको एक केस दे रहा है, क्योंकि उसके अलावा इस केस को कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। कमिश्नर उसे बताता है कि दरअसल यहाँ के एमएलए देवी शेट्टी का बेटा मनु किडनैप हो गया है और तुम्हें इस केस की इन्वेस्टिगेशन अनऑफिशियली ही करनी होगी, क्योंकि अगर ये काम ऑफिशियली हुआ तो न्यूज वालों को पता चल जाएगा, जिस वजह से शेट्टी की बदनामी हो सकती है कि जो आदमी अपने बच्चे की सुरक्षा नहीं कर पाया, वो अपनी जनता की क्या ही सुरक्षा करेगा। अब रुद्र इस केस की नजाकत को समझता है, इसलिए वो फौरन इस केस को ले लेता है। इसके बाद वो सबसे पहले एमएलए से मिलने जाता है और उससे मनु से जुड़े सवाल करने लगता है, जिस पर एमएलए उससे कहता है कि उसके बेटे को कोई भी बुरी लत नहीं है, बल्कि वो तो अपने स्कूल गया था और वो वहाँ से लौटकर वापस नहीं आया। तो इसके बाद रुद्र फौरन मनु के स्कूल जाता है, जहाँ वो प्रिंसिपल से पूछताछ करता है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल उसे बताती है कि यहाँ पर मनु के दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ वो अक्सर अपना टाइम स्पेंड करता था। तो रुद्र अब उन दोनों को तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाता है और वहाँ पर उनसे पूछताछ करता है। फिर वहाँ पर वो दोनों उसे बताते हैं कि दरअसल मनु को बहुत दिन पहले एक लड़की पसंद आई थी, जिसका नाम था काव्या। वो कहते हैं कि असल में वो एक गर्ल स्कूल की लड़की थी और मनु हमेशा उसको देखता रहता था और साथ ही हमेशा उसकी बस में भी जाता था। और फिर कई दिनों तक उसे ऐसे देखने के बाद उसने एक दिन उसे प्रपोज करना चाहा, लेकिन इस बीच एक दिन जब काव्या रास्ते में थी तो उसका रास्ता किसी ने रोक लिया, जो काव्या का चेहरा बिगाड़ना चाहता था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि काव्या ने उसके प्यार का प्रपोजल नकार दिया था। लेकिन मनु ने ये चीज देख ली और फिर उसने वहां जाकर उस लड़के को बुरी तरह से पीटा था। उसके बाद काव्या और उसकी दोस्ती बढ़ गई और फिर वो दोनों हमेशा उसी बस में साथ जाया करते थे। इसके बाद इंस्पेक्टर रुद्र पूछता है कि उस बस का क्या नंबर था, तो मनु का एक दोस्त बताता है कि वो बस असल में कावेरी ट्रेवल्स से बिलोंग करती थी और उसका नंबर था 17A। अब रुद्र ये सुनकर फौरन काव्या के स्कूल जाता है और वापस वहाँ पर पूछताछ करता है।
लेकिन यहाँ जब उसे एक टीचर बताती है कि काव्या नाम की कोई लड़की तो इधर पढ़ती ही नहीं, तो ये सुनकर रुद्र थोड़ा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुद्र का साथी एक एक करके कई बस ट्रेवल कंपनीज में जाता है और सभी से पूछताछ करता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस बस डिपो पर कोई भी 17A नंबर की बस है ही नहीं। इनफैक्ट कावेरी ट्रेवल्स नाम की कोई कंपनी भी वहाँ नहीं थी। तो इस तरह अब इन लोगों के पास सिर्फ उस एसिड फेंकने वाले लड़के की लीड बच जाती है, इसलिए ये फौरन अब उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये लोग उस लड़के की तलाश करते हुए आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो अगली चीज इन्हें वापस से शॉक कर देती है, क्योंकि उस इलाके का एक आदमी उन्हें बताता है कि उस लड़के की मौत तो करीब 2 साल पहले ही हो चुकी है। ये जानकर अब रुद्र का दिमाग घूम जाता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसलिए अब उसे लगने लगता है कि हो ना हो जरूर मनु के दोनों दोस्तों ने ही उससे झूठ बोला है। इसलिए इसके बाद वो उन लड़कों से दोबारा पूछताछ शुरू करता है, लेकिन वो लड़के उससे यही कहते हैं कि आखिर वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे, बल्कि उन्होंने जो देखा है सिर्फ वही बता रहे हैं, एक शब्द भी ज्यादा नहीं। रुद्र को पुलिस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसलिए अब तक वो समझ चुका था कि छोटी उम्र के ये लड़के पुलिस के सामने इतना लंबा चौड़ा झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए अब रुद्र एक जर्नलिस्ट को बुलाता है जो उसका असल खबरी भी था और उसको हमेशा काम की पक्की खबर दिया करता था। अब हमें पता चलता है कि असल में कुछ दिन पहले ही रुद्र ने उससे कहा था कि वो देवी शेट्टी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले और उसे आकर बताए। तो अब जर्नलिस्ट उसे बताता है कि देवी शेट्टी का फैमिली बैकग्राउंड बेंगलुरु से है और उससे पहले उसकी फैमिली में कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं था। वो बताता है कि देवी कई सारे क्राइम करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है और इसमें उसकी मदद 2 खास आदमियों ने की है। इसके बाद वो उन दोनों आदमियों की फोटोज दिखाता है, जहां हम नोटिस कर पाते हैं कि उसमें से एक आदमी वही था जिसकी स्टार्टिंग में मौत हो गई थी। फिर वो बताता है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद देवी के कई दुश्मन हो गए थे। इसके बाद वो रुद्र को देवी के एक राइवल का भी फोटो दिखाता है और कहता है कि इससे भी पूछताछ की गई, लेकिन इसके पास भी उसका बेटा मनु नहीं मिला और ना उससे जुड़ा कोई सबूत या सुराग। लेकिन फिर आखिर में वो कहता है कि सर, देवी शेट्टी से एक और आदमी बहुत ज्यादा चिढ़ता था जिसका नाम था रमेश। असल में रमेश पहले सरकारी अधिकारी हुआ करता था और एक बार उसने देवी शेट्टी को उसकी रैली में अपनी चप्पल से मारा था। अब इसके बाद रुद्र सीधा उस रमेश के पास पूछताछ करने के लिए जाता है ताकि उसे कोई तो लीड मिल सके। अब यहाँ पर रमेश उसे बताता है कि वो एक सरकारी ऑफिस में काम करता था, लेकिन जब उसने देवी के सारे धंधों के बारे में पता लगाया तो उसे पता चला कि उसकी इनकम बहुत ही ज्यादा आ रही थी, जो कि इल्लीगल थी। इसलिए रमेश ने सोचा कि क्यों ना वो उसे अरेस्ट कर ले। लेकिन जब रमेश इसका प्लान बना ही रहा था, तब तक देवी को इसकी भनक लग चुकी थी, क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़े कनेक्शंस थे जिन्होंने उसे ये खबर पहले से ही दे दी थी। तो इस तरह अब देवी ने उल्टा रमेश को ही रिश्वतखोरी के केस में फंसा दिया, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। आगे रमेश कहता है कि सर, मैं एक ईमानदार और खुददार आदमी हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मुझे सस्पेंड किया गया। लेकिन सस्पेंशन खत्म होने के बाद भी मैंने अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन नहीं की, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो ये झूठ सच हो जाता कि मैंने पहले रिश्वत ली थी, और यही वजह है कि मैं यहाँ इस जगह पर रह रहा हूँ और खेती बाड़ी कर रहा हूँ। रमेश की ये कहानी रुद्र को वापस सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये केस इतना उलझा हुआ क्यों है, आखिर कोई सुराग उसे हाथ क्यों नहीं लग रहा। तो यही सोचते हुए उसके मन में एक ख्याल आता है और वो फौरन वापस से उस बस डिपो पर जाता है, जहाँ पर मैनेजर उसे बताता है कि पहले कावेरी एक्सप्रेस नाम की एक बस हुआ करती थी, लेकिन वो 25 साल पहले यहाँ पर चला करती थी और उसी का नंबर था 17A। अब ये बात रुद्र के दिमाग को और घुमा देती है, क्योंकि अभी तक तो चीजें गायब थी, लेकिन अब तो ये पूरा केस ही दूसरी तरफ पलटे जा रहा था। खैर, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि 17A नंबर की बस के एक्सीडेंट को लेकर यहाँ पर कुछ अजीब सी कहानियां फैली हुई हैं, जिस पर रुद्र हैरानी से पूछता है कि कैसा एक्सीडेंट और कैसी कहानियां। तो वो आदमी बताता है कि आसपास के लोगों का कहना है कि उस बस के अंदर जिन जिन लोगों की मौत हुई थी, उनकी रूह आज भी भटक रही है, जिन्हें कई लोगों ने देखा और महसूस किया है। वो ये भी कहता है कि जब इस बस डिपो में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो यहाँ पर श्याम नाम का एक आदमी भी काम किया करता था, और उस बस एक्सीडेंट के बाद अगर उससे कुछ भी उस बस के बारे में पूछा जाता तो वो गुस्सा हो जाता था और कोई भी जवाब नहीं देता था। तो रुद्र इस सब से समझ जाता है कि हो सकता है कि शायद वो आदमी उस बस के बारे में और भी कुछ जानता हो जिसे वो बता सके। तो इस तरह से अब वो उस आदमी की तलाश में लग जाता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमएलए के पास वो तांत्रिक आदमी एक मास्क पहनकर वीडियो कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है और तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें यहीं पर मिलेगी।
अब इस वीडियो कॉल से एमएलए बहुत डर जाता है और फौरन एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। हम देखते हैं कि वो अपने साथ उस लेटर को भी लेकर जाता है जो उस रात उस पत्थर के साथ उसके घर में फेंका गया था। अब यहाँ पर वो ज्योतिषी से बताता है कि असल में ये श्लोक गरुड़ पुराण से लिया गया है और इसका मतलब यह है कि अगर कोई दूसरों की धन या संपत्ति छीनकर अपना पेट भरेगा तो ऐसे व्यक्ति को भगवान धरती पर ही जीते जी नर्क दिखा देगा। ये सुनकर एमएलए डर जाता है क्योंकि वो पहले से ही गलत कामों से जुड़ा हुआ था और क्योंकि उसका बेटा गायब था इसलिए उसका डरना भी बनता था। इधर हम रुद्र को देखते हैं जिसे श्याम का पता चल चुका था, इसलिए वो रात को श्याम से मिलने के लिए जाता है जो कि उस वक्त उस कंपनी में मैकेनिक हुआ करता था। अब यहाँ श्याम उसे सारी बात बताता है कि 25 साल पहले बीटीएस नाम की एक कंपनी हुआ करती थी जहाँ वो कंपनी वाले सस्ते में पुराना खटारा बस खरीदकर उन्हें चलाया करते थे और वहीं पर श्याम एज ए मैकेनिक जॉब किया करता था। श्याम बताता है कि वहाँ पर एक अकाउंटेंट था जिसका नाम मुनिराज था, जिसके साथ वहाँ पर रमेश, नागराज और हनुमान नाम के 3 आदमी भी थे और ये चारों मिलकर बीटीएस को चलाया करते थे। इस धंधे में उस जमाने में इन लोगों ने लाखों रुपए कमाए थे और ये जो कावेरी बस थी वो असल में मुनिराज की तरफ से ही आई थी। वो बताता है कि उस बस को चलाने वाला आदमी उसका काफी अच्छा दोस्त था जिसका नाम था वेंकटेश और वो हमेशा उसके घर में आया जाया करता था। और फिर एक दिन वेंकटेश को ऑर्डर मिला कि उसे सुबह बच्चों की बस को लेकर एक ट्रिप पर जाना है, लेकिन जब वेंकटेश ने उस बस को चेक किया तो उसने मुनिराज को बताया था कि इस वक्त इस बस के ब्रेक के अंदर प्रॉब्लम है, इसलिए इसे ले जाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन फिर भी किसी ने उसकी नहीं सुनी और उससे कहा कि वो सिर्फ अपना काम करे, बाकी चीजों को हम पर छोड़ दे और वैसे भी बस के अंदर बच्चे हैं तो वो बस को धीरे ही चलाए जिससे ब्रेक्स की जरूरत ज्यादा पड़ेगी ही नहीं। तो इस तरह अब अगली सुबह वेंकटेश वहाँ पर पहुँच गया और सभी स्कूल के बच्चे उस बस में बैठ गए, लेकिन रास्ते में ही उसका ब्रेक फेल हो गया जिसकी वजह से वो बस खाई में गिर गई और सभी लोग मारे गए। यानी वेंकटेश की चेतावनी सच साबित हुई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर जब मालिकों को ये बात पता चली तो उन लोगों ने उल्टा वेंकटेश पर ही केस डाल दिया। उन्होंने कहा कि वो नशे की हालत में बस चला रहा था और इसी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। अब ये सब इसीलिए किया गया ताकि वो लोग सेफ रह सकें और उनकी कंपनी बंद ना हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस झूठे आरोप की वजह से पूरी जिम्मेदारी वेंकटेश के ऊपर आ गई, जिसके बाद गुस्से में आकर उन मरने वाले बच्चों के परिवार वालों ने वेंकटेश के घर में आग लगा दी जिसमें उसके बीवी और बच्चे भी मारे गए। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद जब वहाँ पर एक डिपो मैनेजर आया और उसको इस केस की सच्चाई पता चली तो उसने केस को फिर से खुलवाया क्योंकि वो वेंकटेश की बेगुनाही साबित करना चाहता था। लेकिन तभी इन चारों पार्टनर्स ने मिलकर उस डिपो मैनेजर का भी मर्डर कर दिया और इस हत्या के बाद वो चारों जेल चले गए। पर बाद में बेल मिलने के बाद आज वो कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। खैर, अब इसी बीच श्याम रुद्र को उनकी फोटोज भी दिखाता है जिसमें रुद्र उससे कहता है कि इसमें एक फोटो तो गायब है। तो श्याम कहता है कि हाँ, इसमें मुनिराज की फोटो नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो उसकी फोटो भी ढूंढकर उसे दे देगा। इसके बाद सीन वापस से एमएलए पर आता है और जब वो सो रहा होता है तो उसे दरवाजे के बाहर किसी स्पिरिट की आहट सुनाई देती है और जब वो उस तरफ जाता है तो वो अपने सामने एक सुपरनैचुरल फिगर को देख पाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगली सुबह इंस्पेक्टर रुद्र वो फोटोज देखकर उनमें से पहले आदमी के घर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि उस आदमी ने तो अभी अभी खुद को फंदे पर लटकाकर अपनी जान दे दी है। और ये देखकर रुद्र हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसा इत्तेफाक है कि मैं इसको ढूंढने आया और इसी टाइम पर इसने अपनी जान भी ले ली। खैर, इसके बाद जब वो दूसरे आदमी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो अब एक मछुआरा बन चुका है और अब उसने अपना नाम भी बदल लिया है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। लेकिन अब देखते ही देखते इस आदमी को भी अचानक कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। अब रुद्र उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि इसी बीच एक आदमी उस दूसरे आदमी यानी हनुमान का गला काटकर वहाँ से भाग जाता है। और अब रुद्र समझ जाता है कि पहले आदमी की मौत भी इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया था। यानी कोई तो है जो इस बात को दबाना चाहता है। इसके बाद जब वो उनके तीसरे साथी के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मौत तो पहले ही हो चुकी थी। तो इस तरह अब रुद्र समझ जाता है कि चौथा साथी यानी मुनिराज ही है जो ये सब करवा रहा है। उसके बाद वो उस पुलिस स्टेशन में जाता है जिसके एरिया में उस बस का एक्सीडेंट हुआ था। फिर वहीं पर उसे उस बस ड्राइवर वेंकटेश और उस लड़की काव्या की फोटो भी नजर आती है, लेकिन वहाँ पर मुनिराज की फोटो उसे नहीं मिलती। इसके बाद वो मुनिराज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस इंस्पेक्टर के भी पास जाता है, जहाँ वो इंस्पेक्टर कहता है कि उसे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता
क्योंकि जब वो इस केस पर काम कर रहा था तो उसे निकाल दिया गया था। तो उसके बाद रुद्र सीधे एमएलए के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो मुनिराज को जानता है। तो एमएलए उससे कहता है कि नहीं, बल्कि वो तो ये नाम पहली बार ही सुन रहा है। इधर उस दूसरे कमिश्नर को ऑपोजिशन पार्टी का एक आदमी अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि एमएलए देवी शेट्टी का बेटा किडनैप हो गया है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन तुम्हारी नाक के नीचे चल रही है। अब ये सुनकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन तभी बाहर मौजूद आदि नाम का एक इंस्पेक्टर उसे ये कंफर्म करता है कि इन्वेस्टिगेशन सच में चल रही है और ये बात सही है। इस तरह अब कमिश्नर आदि को कहता है कि रुद्र पर नजर रखे और किसी भी तरह इस केस को वो लोग सॉल्व करके रहेंगे। इधर शेट्टी जब अपने घर में होता है तो उसे पता चलता है कि उसके फोन पर उस किडनैपर ने एक वीडियो भेजी है। अब उस वीडियो में वो अपने बेटे को देखता है जो कि बहुत ही डरा हुआ था। तभी अचानक उसे किडनैपर का वीडियो कॉल भी आता है और वो उसे बताता है कि वो उसके बेटे की बलि चढ़ाने वाला है, क्योंकि उसने जो पाप किए हैं उसकी सजा उसके बेटे को मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि रुद्र अब कमिश्नर के पास जाता है और उससे कहता है कि सर, आखिर ये चल क्या रहा है? 25 साल पुराने बस के एक्सीडेंट की घटना अब सामने क्यों आई है? इस केस से उसका क्या लेना देना है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा और अभी तक मुझे ये भी पता नहीं चला कि आखिर ये मुनिराज कौन है। लेकिन तभी वो आगे कहता है कि सर, ऐसा भी हो सकता है कि मरे हुए लोगों की आत्माएं ये सब कर रही हों। तो कमिश्नर ये सुनकर कहता है कि तुम एक इंस्पेक्टर होकर ऐसी बातें कर रहे हो, जरा ध्यान दो, तुम एक पुलिस वाले हो। इसलिए अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए रुद्र अपने सपोर्टर जर्नलिस्ट को बुलाता है, जहां वो जर्नलिस्ट सभी से कहता है कि आत्माएं सच में होती हैं। फिर वो सभी को बताता है कि एक बार रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला था और जब वो ऑफिस जाता था तो हर रोज उसे ड्रॉप करने के लिए जाता था। और फिर एक दिन वो बूढ़ा आदमी उसे एक ठेके पर ले गया, जहां उसने उसे 3 लोगों को दिखाया और कहा कि अगर उसे न्यूज चाहिए तो वो उन 3 लोगों से मिले, जिसके बाद उसे न्यूज मिल जाएगी। तो इस तरह जब वो जर्नलिस्ट उन तीनों से मिला तो उनसे उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। फिर बाद में उसने देखा कि उनमें से एक आदमी जो था वो हमेशा उदास रहता था और फिर इसीलिए जब उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो उस आदमी ने उस पर भरोसा करते हुए बताया कि उन्हें किसी को मारने के लिए सुपारी मिली थी और जब उन्होंने उस आदमी को मारा तो गलती से उसकी छोटी सी बेटी को भी गोली लग गई और वो भी वहीं मर गई। तो इस आदमी को अपनी उसी गलती का रियलाइजेशन हो रहा था, जिस वजह से वो काफी गिल्ट में था। लेकिन फिर उस जर्नलिस्ट ने ये बात तुरंत पुलिस को बता दी, जिसके बाद उन लोगों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर बाद में उसे पता चला कि जो आदमी उसे रोज रास्ते में मिलता था वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसको उन लोगों ने सुपारी लेकर मारा था। यानी कि वो उस आदमी की आत्मा थी जो उसे गाइड कर रही थी ताकि वो उसकी मदद कर सके और उसे इंसाफ दिलवा सके। अब प्रेजेंट में कमिश्नर ये सुनकर हैरान हो जाता है, जिस वजह से अब उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। उधर हम देखते हैं कि अब एक जर्नलिस्ट उस इंस्पेक्टर आदि से मिलती है और उसे बताती है कि उसे लगता है कि रुद्र एक रिश्वतखोर पुलिस वाला है और उसने शेट्टी से ढेर सारे पैसे लिए हैं उसके बेटे को वापस लाने के लिए। तो आदि ये सुनकर उसकी बात से कन्विंस हो जाता है, जिसके बाद वो सीधा रुद्र की फियांसी दिव्या से मिलने चला जाता है। अब यहाँ वो उससे पूछता है कि क्या रुद्र ने कभी तुम्हें अपने पेरेंट्स से उसे मिलवाया है? तो दिव्या इस पर कहती है कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो आदि उससे कहता है कि तुम उससे शादी करने वाली हो और तुम्हें अभी तक उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं पता, आखिर कैसी लड़की हो तुम? तो अब दिव्या भी ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर इस बारे में उसने कभी कुछ सोचा क्यों नहीं। खैर, इसी बीच आदि के हाथ एक रिकॉर्डिंग लगती है जिसे वो अपने कमिश्नर को सुनाता है और उससे उन दोनों को पता चलता है कि वो कातिल असल में एमएलए से 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, जिसमें कि उसने कहा था कि वो अपनी बीवी को वो पैसे लेकर भेजे। और कमिश्नर कहता है कि हमें भी यहाँ पर शामिल होना पड़ेगा, लेकिन इस बात की खबर एमएलए को नहीं लगनी चाहिए ताकि वो उस किडनैपर को रंगे हाथों पकड़ सके और एमएलए के लड़के की जान को कोई खतरा भी ना हो। तो इस तरह अब आदि प्लानिंग करता है और अपनी टीम के साथ ट्रेन में चला जाता है। तभी ट्रेन में वो किडनैपर एमएलए की वाइफ को फोन करता है और उससे कहता है कि वो उन पैसों को चलती ट्रेन में से पानी में फेंक दे। तो अब एमएलए की वाइफ फौरन ट्रेन से बाहर उन पैसों को पानी में फेंक देती है। लेकिन ऐसा होते ही फौरन वो किडनैपर एमएलए को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैंने कहा था कि पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने नहीं माना। और इस तरह वो इतना कहकर फोन काट देता है। अब ये सुनकर एमएलए तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ वो आदि और कमिश्नर को बहुत ज्यादा डांटता है। वो उनसे कहता है कि उनकी इस गलती की वजह से आज उसके बेटे की जान खतरे में है और अगर उसे कुछ हुआ तो वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा।
तो इसके बाद अब पुलिस वालों की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बैठाई जाती है, जहां इस मीटिंग में ये डिस्कस होता है कि एमएलए के बेटे की किडनैपिंग की खबर को लोगों में फैला देना चाहिए। साथ ही अब इस केस को अनऑफिशियली नहीं बल्कि ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। उधर मीटिंग के बाद रुद्र एमएलए की वाइफ से मिलता है, जहां एमएलए की वाइफ इमोशनल होकर रुद्र से कहती है कि वो किसी भी तरह से उसके बेटे को वापस ले आए, क्योंकि वो उसके बिना नहीं रह सकती। और इसी दौरान वो रुद्र को गरुड़ पुराण के कुछ श्लोक भी दिखाती है जो इस केस से रिलेटेड थे। इसके बाद रुद्र एक रेस्टोरेंट में जाता है अपनी होने वाली वाइफ दिव्या से मिलने के लिए। तो दिव्या वहां पर उससे कहती है कि वो उसके पेरेंट्स से मिलना चाहती है, क्योंकि उनकी शादी अब करीब आ रही है। ये सुनकर अब रुद्र उसे प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट वीक वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाएगा। अब दिव्या इस बात से बहुत खुश हो जाती है और उसे मन ही मन सुकून भी मिल जाता है कि वो इंस्पेक्टर आदि ऐसे ही फालतू बातें कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि अपने ऑफिस में वापस आने के बाद रुद्र एक बाबा को कॉल करता है और वो उन्हें पूरी सिचुएशन डिटेल में बताता है। और तभी वो बाबा उसे एक शॉकिंग जानकारी देते हैं। वो उसे बताते हैं कि आत्माओं को मोक्ष दिलाने का एक स्पेशल तरीका होता है। सभी भटकती आत्माओं को इकट्ठा करके उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए किसी इनोसेंट व्यक्ति की बलि देनी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये काम सिर्फ अमावस्या की रात ही हो सकता है, जिसमें अब महज 4 दिन बाकी हैं। यानी अब रुद्र को जल्दी से पता लगाना होगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। इस तरह अब रुद्र पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। लेकिन इस बीच अभी भी उसे मुनिराज के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। इसके बाद वो कमिश्नर के ऑफिस में उन कॉलेज के लड़कों को भी बुलवाता है, जहां वो लड़के फोटो देखकर काव्या को पहचान लेते हैं। लेकिन अब कमिश्नर ये सुनकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर 25 साल पहले जो लड़की मर गई थी वो अचानक जिंदा कैसे हो गई। तो अब रुद्र कमिश्नर को रिवील करता है कि जिस मुनिराज को वो लोग ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि एमएलए शेट्टी ही है, जो अब अपना नाम बदलकर रह रहा है। हमें पता चलता है कि श्याम को एक्चुअली फोटो मिल गई थी और श्याम ने ही उसे वो फोटो दी थी। रुद्र कमिश्नर को ये भी बताता है कि अपने साथियों का मर्डर करवाने वाला भी एमएलए शेट्टी है, ताकि पुलिस को सच्चाई का पता ना चल सके। फिर कमिश्नर रुद्र को पूरी पावर्स देते हुए कहता है कि तुम इस केस को सॉल्व करो और एमएलए के बेटे को वापस लाओ। इधर एमएलए के घर में एक पार्सल आता है जिसमें उसके बेटे की बिलोंगिंग्स होती हैं। और तभी एमएलए के पीए के नंबर पर कॉल आता है, जिसमें किडनैपर बताता है कि वो अकेले ही 1 करोड़ रुपए लेकर उसके पास आ जाए, जिसके बाद वो उसके बेटे को छोड़ देगा। तो अब एमएलए फौरन वहां के लिए अकेला निकल जाता है। इसके बाद अगली सुबह जब रुद्र अपने ऑफिस जाता है तो उसे खबर मिलती है कि एमएलए का बेटा मनु घर वापस आ गया है। लेकिन जब वो मनु को देखता है तो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब थी, जैसे उसे बहुत टॉर्चर किया गया हो। अब पुलिस वाले फौरन मनु को उसके घर ले जाते हैं, जहां उसकी माँ उसकी कंडीशन देखकर रो पड़ती है। लेकिन इसी बीच जब रुद्र एमएलए की वाइफ से पूछता है कि एमएलए साहब कहाँ पर हैं, तो एमएलए की वाइफ बिना कुछ बताए अंदर चली जाती है। पर उसके बाद रात को उसे एमएलए की वाइफ का कॉल आता है, जो उसे सारी बात बताती है कि एमएलए 1 करोड़ रुपए लेकर किलर के अड्डे पर गए थे, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आए हैं। अब ये सुनकर रुद्र शॉक हो जाता है और फौरन अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है। फिर अगली सुबह इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक जगह पर एमएलए की कार मिलती है, जो कि क्रैश्ड कंडीशन में थी। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो वही जगह थी जहां पर 25 साल पहले उस कावेरी ट्रेवल्स की बस 17A का एक्सीडेंट हुआ था। अब पुलिस वाले एमएलए की बॉडी को वहां पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी बॉडी नहीं मिलती, जैसे वो कहीं गायब हो गई हो। वहां पर एक चाय वाला आता है जो सबको एक अजीब जानकारी देता है। वो बताता है कि कल उसने यहाँ पर एक बस को देखा था जिसके अंदर कई सारे लोग थे। जब रुद्र उसे कावेरी ट्रेवल्स की फोटो दिखाता है तो वो कंफर्म करता है कि यही वो बस थी और यही सारे लोग उसमें मौजूद थे। अब ये सुनकर सभी लोग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इन मरे हुए लोगों की आत्माओं ने अपना बदला लिया है। फिर रुद्र ये सारी बात पुलिस कमिश्नर को भी बता देता है, जिसके बाद कमिश्नर भी कन्विंस्ड हो जाता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। अब बाहर आदि बैठा होता है, जिसको भी लगता है कि शायद ये बात सही है। लेकिन इस शॉकिंग न्यूज को अब वो लोग मीडिया में नहीं ला सकते थे, क्योंकि इससे पब्लिक में पैनिक फैल जाता। इसलिए वो प्रेस के सामने झूठ बोल देते हैं कि देवी शेट्टी अभी गायब हो चुका है और उसकी टीम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि रुद्र दिव्या को अपनी फैमिली के पास लेकर जाता है, जो असल में उसकी रियल फैमिली नहीं बल्कि एक आश्रम के लोग थे,
फिर आश्रम में मौजूद जो बाबा बैठे होते हैं वो सभी को बताते हैं कि आज वो लोग जहाँ पर मौजूद हैं वो सब रुद्र की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी टीम में वो जर्नलिस्ट लड़की भी है जो आदि के साथ घूम रही थी। और अब हमें यहाँ पर पूरी सच्चाई दिखाई जाती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब शॉकिंग ट्रुथ ये है कि दरअसल रुद्र ने ही ये सब प्लानिंग की थी। तो स्टार्टिंग में हमने जो देखा था कि बिल्डिंग गिरने की वजह से बच्चे की मौत हो गई थी, तो उस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट देवी शेट्टी कंस्ट्रक्शन कंपनी का था, जिसने वहाँ पर घटिया मटेरियल लगाया था, जिस वजह से बारिश में वो बिल्डिंग गिर गई थी और कई बच्चों की मौत हो गई थी। फिर जब रुद्र को ये बात पता चली तो उसने उन मरे हुए बच्चों के पेरेंट्स से बात की, जिन्होंने उसे बताया कि वो देवी शेट्टी को मारना चाहते हैं क्योंकि उसकी गलती से उनके बच्चे मरे थे। तो इस तरह अब रुद्र ने ये पूरा प्लान बनाया और उसने अपने साथियों को भी इसमें शामिल कर लिया। और उसने ही अपने साथी को कहा था कि वो आदि को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि उसे केस में आसानी हो सके और वो अपना प्लान आगे बढ़ा सके। इसलिए उसकी दोस्त जर्नलिस्ट बनकर आदि के सामने गई और सक्सेसफुली आदि को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। हम ये भी देखते हैं कि जब एमएलए वहाँ पर आया था अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, तो उसके सामने रुद्र मास्क पहनकर आया था। फिर रुद्र को देखकर एमएलए बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि एमएलए वहाँ पर अकेला नहीं बल्कि अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ आया था, लेकिन रुद्र ने उन सबको मार डाला और उसके बाद एमएलए को भी बुरी तरह से पीटा। इसके बाद एमएलए ने रुद्र से पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो फिर रुद्र ने उसे अपनी असली कहानी बताई। अब यहाँ पर वो रिवील करता है कि कावेरी ट्रेवल्स में जिस ड्राइवर की मौत हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था। उसके पिता के एक्सीडेंट के बाद गुस्साए लोगों ने उसकी माँ और भाई को भी जलाकर मार डाला था और इस तरह से वो अनाथ हो गया था, जिसके बाद उसने अपनी लाइफ का एक ही मिशन बना लिया था कि वो कैसे भी करके देवी शेट्टी को बर्बाद करेगा, क्योंकि उसी की वजह से उसकी पूरी फैमिली की मौत हुई थी। इसके बाद रुद्र एमएलए को एक स्पेशल ड्रग इंजेक्ट कर देता है और उससे कहता है कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जो उसे मरने नहीं देगी। इस बीच रुद्र ने एमएलए के बेटे के दोस्त को भी अपने साथ कर लिया था और उनसे कहा था कि जैसा वो कहे वैसा ही करें। उसने ये पूरा प्लान बनाया और वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल भी रहा। उसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां रुद्र और दिव्या की शादी हो जाती है और रुद्र को लगता है कि उसने अपनी फैमिली के साथ हुए इनजस्टिस का रिवेंज ले लिया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।